पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े प्रशासनिक और न्यायिक फैसले लिए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं 4 अहम अपडेट्स को डीकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है। तो आज हम जिन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है राज्य कर्मचारियों के लिए मीडिया नियम, मदरसों में वंदे मातरम गाना, बकरीद पर हाईकोर्ट का फैसला और वोटर ट्रिब्यूनल में अपीलों का भारी बैकलॉग। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ये मामला जुड़ा है 19 मई के एक आदेश से, जिसने सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति पर काफी सख्त सीमाएं लगा दी हैं। ये पाबंदियां वाकई बहुत सख्त हैं। मतलब बिना लिखित मंजूरी के मीडिया से कोई बातचीत नहीं हो सकती, ना डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। इंटरव्यू, डिबेट, आर्टिकल या ब्लॉग लिखने पर पूरी तरह से रोक है। और सरकार की आलोचना तो भूल ही जाइए। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर किसी कर्मचारी को लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी हो तो क्या हर छोटी बात के लिए लिखित परमिशन का इंतजार करना पड़ेगा? जाहिर है इस फैसले पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी ही थी। मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करार दिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे अपडेट पर, जो सीधा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ सुबह की प्रार्थना से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये नियम सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों के लिए नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सहायता प्राप्त या मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों को इसके दायरे में रखा गया है। साथ ही शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों को भी इस आदेश को मानना होगा। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिल रहे हैं। सरकार का साफ कहना है कि वो राज्य के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता लाना चाहती है, लेकिन वही दूसरी तरफ आलोचक इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे हैं। उनका तर्क है कि इस गीत में मूर्ति पूजा के भाव हैं जो इस्लाम में मान्य नहीं है। ये टकराव इतना बढ़ चुका है कि कई समूह अब इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। अदालत का जिक्र आया ही है तो चलिए अपने तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बहुत अहम फैसले से जुड़ा है, जहां कोर्ट ने बकरीद के दौरान जानवरों की कुर्बानी को रेगुलेट करने वाले सरकार के 13 मई के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने गाय, बैल, बछड़े और भैंस के वध के लिए लागू किए गए इन सख्त नियमों को पूरी तरह बरकरार रखा है और कहा है कि सरकार का ये कदम पुराने अदालती आदेशों के बिल्कुल हिसाब से है। तो ये नियम आखिर हैं क्या? दरअसल इसके लिए 3 बेहद सख्त शर्तें तय की गई हैं। पहली, जानवर के अनफिट होने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरी, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव किए गए बूचड़खानों में ही हो सकती है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, किसी भी पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी देने पर सख्त पाबंदी रहेगी। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने और बेहद अहम प्रेसिडेंट का हवाला दिया। उस फैसले में साफ कहा गया था कि गाय की कुर्बानी इस्लाम या बकरीद का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है और यही कानूनी नज़ीर इस पूरे आदेश का बेस बनी है। फाइनली अपने चौथे और आखिरी टॉपिक पर आते हैं। दामिनी नाथ की रिपोर्टिंग पर आधारित ये मुद्दा पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही अनोखे संकट के बारे में है, वोटर ट्रिब्यूनल में अपीलों का पहाड़ जैसा बैकलॉग। एक बार जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34 लाख। हाई कोर्ट के पूर्व जजों द्वारा चलाए जा रहे 19 अपील ट्रिब्यूनल के सामने पूरे 34 लाख अपीलें पेंडिंग हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज कितना विशाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह नौबत आई कैसे। दरअसल हुआ ये कि जुडिशियल ऑफिसर्स ने शुरुआत में 60 लाख मामलों में से 27 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि जिनका नाम कटा है उनके लिए एक अपीलीय तंत्र होना चाहिए। मामला यही नहीं रुका, चुनाव आयोग ने भी उन लाखों नामों के खिलाफ अपील ठोक दी जिन्हें जुडिशियल ऑफिसर्स ने मंजूरी दी थी, और बस पूरा का पूरा सिस्टम यहीं चोक हो गया। ये बॉटलनेक कितना भयानक है इसे ऐसे समझिए, 34 लाख अपीलों के सामने 14 मई तक सिर्फ 6,881 अपीलों का ही निपटारा हो पाया था। स्पीड इतनी धीमी है कि 19 में से 12 ट्रिब्यूनल चुनाव से ठीक पहले तक बस कुछ हजार मामले ही सुलझा पाए थे।
इस धीमी रफ्तार का नतीजा क्या निकला? चुनाव से पहले मुश्किल से 1600 से 1700 नाम ही वापस जुड़ पाए। इसका मतलब है कि 27 लाख मतदाता आज भी अधर में लटके हुए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरी प्रोसेस को खत्म करने की कोई डेडलाइन ही तय नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 27 लाख लोग इस तरह फंसे हुए हैं और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, तो इस लोकतांत्रिक अड़चन को सुलझने में आखिर और कितना वक्त लगेगा? ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इतने सारे लोगों के वोटिंग राइट्स का सवाल है। आखिर इस सिस्टम को कब और कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। अगली बार ऐसे ही एक और गहरे एनालिसिस के साथ मिलेंगे।